हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर मौज ले रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर के निम्मी के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने जा रहे हैं। और पहले बता दें कि हमारा फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पर आप लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और ये क्वेश्चन आपके आने वाली आईटीआई की परीक्षा या कंपटीशन वाली एग्ज़ाम या सीटीआई वाले एग्ज़ाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100% इन यही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कंपटीशन वाले और अन्य एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट जहाँ से कई क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर एग्ज़ाम में डाल देते हैं। लेकिन आईटीआई वालों के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट 100% निम्मी के क्वेश्चन बैंक से ही लिए जाते हैं। और जब से ये ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। जिसने भी ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, यानी कि निम्मी क्वेश्चन बैंक को, वो अपने एग्ज़ाम में 100% नंबर भी ला सकता है। हमने अपने फेसबुक ग्रुप में पोस्ट किया था कि पहले हम निम्मी के फर्स्ट ईयर को सोल्व करना चाहिए या सेकंड ईयर के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना चाहिए। तो ज़्यादातर सेकंड ईयर वाले बच्चों के कमेंट आए थे, तो पहले हम सेकंड ईयर के निम्मी के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करेंगे। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो कि निम्मी के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करवाते हैं, और मुझे उनकी वीडियो देखकर बहुत हंसी आती है। जैसे वो बताते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका बी आंसर है तो बी लगा लो भाई, दूसरे का सी है, जैसे तीसरे का डी है, तो ऐसे बताते वो। मतलब भाई ऐसे पढ़ना होता तो निम्मी के क्वेश्चन बैंक के पीछे आंसर की दी गई है तो वो डायरेक्ट वहाँ से देख कर अपने आंसर को मैच कर लेते, वो अपन मार्क कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, यानी जो भी है। मतलब वो आपकी वीडियो क्यों देखने आए हैं, मतलब आप कोई भी वीडियो क्यों देखते हैं, इसीलिए देखते हो ना, क्यों जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या आपको रट्टा ना मारना पड़े। जैसे आपको कुछ समझ में आएगा तो उसके आंसर आपको ऑटोमेटिकली ही याद रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी वीडियो देखो, वीडियो उसकी देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। यानी कि जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो वो तो ऐसे बताएगा ना, पहले का बी लगा लो, दूसरे का सी लगा लो, वो तो ऐसे बताएगा ना, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए वीडियो वो देखो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन या उसका आंसर आएगा तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत टाइम ख़राब हो गया आपका, तो हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये जो निम्मी क्वेश्चन बैंक है उसकी वीडियो हम पार्टों में बनाएंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन, ऐसे 20-20 पार्ट बनाकर हम निम्मी के क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पहला पार्ट है। आज से हम निम्मी के क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने जा रहे हैं और इसमें हम 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस तरह हम 20-20 क्वेश्चन को पढ़कर निम्मी क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत बकवास हो गई, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क, यानी कि कोई पतली यानी कि संकीर्ण जगह है। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत किसी पार्ट में बहुत कम जगह है तो उसमें कौन सी फाइल का यूज करें जिससे हम वहाँ पर कोई भी अपना ऑपरेशन कर सके। यानी वैसे पतली जगह है, यानी कि संकीर्ण कार्य है वहाँ वो जहाँ पर वहाँ, तो उस जगह हम नाई फेज फाइल का यूज करते हैं। देखते इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं। नंबर ए है पिलर फाइल, नंबर बी स्क्वायर फाइल, नंबर सी ड्रेड नोट फाइल और नंबर डी है स्विच पैटर्न फाइल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ये पिलर फाइल। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये फाइल जो है हमारी हैंड फाइल होती है, उसी की तरह होती है, लेकिन यह तो उससे थोड़ी पतली होती है, जिससे हम संकीर्ण फाइल यानी कि नैरो वर्क कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वाई स्लोट्स आर प्रोवाइड इन द स्लोट कैसल नट। स्लोट कैसल नट में स्लोट क्यों दिए जाते हैं? तो पहले तो हम देख लेते भाई हमारा कैसल नट है जो वो कैसा दिखता है, तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चित्र दिख रहा है ये जो कैसल नट का है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैसल नट में स्लोट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये स्लोट दिए गए हैं, तो ये जो स्लोट देखे हुए दूसरा चित्र दिखाया गया है, तो इसमें स्लोट क्यों दिए जाते हैं जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा इसमें एक स्प्लिट पिन लगाई गई है इस स्लोट में, और जो हमारा जो इसमें हम बोल्ट यूज़ करते हैं उसी में भी एक बीच में स्लोट कटा होता है, यानी कि हम स्लोट इसमें टाइट करते हैं, बोल्ट हम टाइट करते हैं, तो जो हमारे बोल्ट के स्लोट की सीध में जो हमारा नट के ये स्लोट को सीध में आता है उसमें हम स्प्लिट पिन लगाकर उसे वहाँ पे एक साइड से मोड़ देते हैं। तो इसका यूज हम जो है लॉकिंग के लिए करते हैं, ताकि जो हमारा नट है जो वाइब्रेशन वगैरह से अपने आप जो है वो लूज ना हो या खुले ना, तो इसलिए हम स्लोटेड कैसल नट का यूज करते हैं। तो इसकी सीध में ही जैसे बोल्ट की सीध में और स्लोट की सीध में जो स्लोट बोल्ट के सुराख की सीध में आता है उसमें हम स्प्लिट पिन लगाकर उसे लॉक कर देते हैं। एक होता है हमारा स्लोटेड नट, ये दोनों इनमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को, तो मैं आज उनका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। जैसे हमारा कैसल नट है तो उसमें नट के ऊपर कोई भी वो स्लोट नहीं कटा होता है, तो इसके ऊपर एक कॉलर लगाई गई है उसमें स्लोट बनाए गए हैं। लेकिन जो हमारा स्लोटेड नट होता है उसमें नट में ही स्लोट काटे गए होते हैं, इनमें ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। वो करता हूँ आपको अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। टू फिक्स स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए। नंबर बी है फॉर गुड अपीयरेंस यानी कि अच्छी दिखावट के लिए। नंबर सी है रिड्यूस द वेट ऑफ नट का वजन कम करने के लिए। नंबर डी है फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट आसानी से हटाने और फिट करने के लिए। तो हमने पढ़ा था कि उसमें एक स्प्लिट पिन लगाकर उसको वो लॉक किया गया था, तो इसका ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? तो हम चित्र को देखते हैं तो इसमें देखकर हमको बताना है कि इसका नाम क्या है। ये ऑप्शन दिया हुआ है प्लेन रिंग गेज, बी टेपर प्लग गेज, सी प्रोग्रेसिव प्लग गेज और डी है डबल एंडेड प्लग गेज। तो मैं आपको बता दूं जिस प्लग गेज के एक ही साइड गो और नो गो सिरा दिया होता है उसे हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। तो इसका हमारा जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आप वीडियो देखते टाइम अपने आंसर भी नोट कर ले और कमेंट में बताएं कि आपके कितने आंसर राइट मिले हैं, तो इससे पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज। इस गेज का नाम क्या है? क्या ये रिंग गेज है, प्लग गेज है, टेपर रिंग गेज है या टेपर प्लग गेज है? तो ये जो हमारा इसमें ना तो कोई टेपर है ना ये प्लग गेज है, तो ये जैसे चित्र को देखकर ही पता चल गया होगा, जैसे ये रिंग की तरह दिख रहा है, तो इसका आंसर जो है रिंग गेज राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिंग गेज का जो हम एक्सटर्नल डाया को चेक करने के लिए करते हैं। विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ए जो है स्लिप गेज, बी है प्लग गेज, सी है पिलर गेज, डी है रेडियस गेज।
जो फिलर गेज का जो हम जो उन दो पार्टों के बीच गैप को चेक करने के लिए करते हैं, तो इसका सी आंसर जो राइट हो जाएगा। जैसे स्लिप गेज का यूज हम वहाँ करते हैं सूक्ष्म मापी यंत्रों की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए स्लिप गेज का यूज़ करते हैं, और साइन बार के साथ एंगल को निकालने के लिए स्लिप गेज का यूज़ करते हैं। जैसे प्लग गेज का यूज हम एक्सटर्नल डाया को चेक करने के लिए करते हैं, यानी कि बाहरी डायमीटर। प्लग गेज का यूज हम इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए करते हैं, और रिंग गेज का जो है एक्सटर्नल डाया को यानी कि बाहरी डायमीटर को चेक करने के लिए करते हैं। और रेडियस गेज का यूज जो हम जैसे कोई कर्व वाली सतह होती है, यानी कि कह सकते हैं उत्तल या अवतल वाली सतह होती है, उनको चेक करने के लिए हम रेडियस गेज का यूज करते हैं, और इसे हम फिलट गेज भी कहते हैं। और इसे आप फिलर गेज मत समझ लेना, फिलर गेज अलग होता है, और फिलर गेज को हम रेडियस गेज फिलर गेज को हम थिकनेस गेज या मोटाई गेज भी कहते हैं। कई जगह क्वेश्चन में इसको मोटाई गेज लिखा हुआ था हिंदी में, तो कई बच्चे समझ गए थे कि बचल गए थे, यानी कि जो कहते हैं मोटाई गेज क्या होता है, तो इंग्लिश में लिखा होता तो वो समझ जाते थिकनेस गेज यानी कि फिलर गेज। तो सी जो हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज? ए वॉक्स मोम, बी केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, सी सोल्यूबल ऑयल, डी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज करते हैं, तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग? किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए? यानी कि चार्ज करने के बाद हमें कौन से जो ऑयल से धोना चाहिए? या सिंपल ऑयल, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, सी कूलेंट ऑयल, या पेट्रोलियम जेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केरोसिन ऑयल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट, यानी कि गंदगी, धूल मिट्टी। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए जो है ऑयल, बी वॉक्स मोम, सी केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, डी जो है पेट्रोलियम जेली। तो स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए हम पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं, तो डी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What is the procedure of the build of the slip gauge of particular dimension? विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ वर्निंग शुरू करें। बी है ब्लॉक की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक। सी जो है ग्रेड 0 के रूसी के लिए उसके साथ निर्मित। डी जो है छोटी स्लिप गेज से व्रिंगिंग शुरू करें, स्टार्ट व्रिंगिंग विद द स्मॉल स्लिप गेज। तो हमारा इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग विधि स्टार्ट करेंगे, जैसे पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, और फिर जो एडजस्ट जो हमें साइज चाहिए उसके हिसाब से हम उन स्लिप गेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस गेज का नाम क्या है? विच इज द नेम ऑफ गेज? क्या ये प्लेन स्नैप गेज है, बी जो है थ्रेड स्नैप गेज, सी है थ्रेड पिच गेज, या डी एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो ये जो चित्र दिखाया गया है ये जो है एडजस्टेबल स्नैप गेज का दिखाया गया है। तो इसमें जो आगे वाला जो है ये होता है घोसिरा, और ये पीछे वाला होता है ये नोगो होता है। जैसे जो स्नैप गेज होता है जो हमारे सी की आकृति का होता है, जैसे एक तरफ घोसिरा बना देते हैं और दूसरी तरफ नोगो होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप इनका आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच फाइलिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ
डायमेंशनल एक्यूरेसी, किस फाइलिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है? ए जो फाइलिंग, बी है जो है टर्निंग, सी है जो ग्राइंडिंग, डी है जो लैपिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी जो है वो राइट हो जाएगा। तो लैपिंग में जो हाई एक्यूरेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल? सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल के लिए जो हम फ्यूज एल्यूमिना यूज करते हैं, तो इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज हम हार्ड स्टील की लैपिंग के लिए करते हैं, और डायमंड का यूज हम टंगस्टन की लैपिंग के लिए करते हैं, जो हम डायमंड का यूज, और बोरोन कार्बाइड का यूज हम जो है डाई एंड गेज के लिए करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई ग्रूव आर प्रोवाइड ऑन द सरफेस ऑफ द लैपिंग प्लेट? लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव्स को प्रदान किए जाते हैं। तो जो है लैपिंग प्लेट की सरफेस पर हम क्यों करते हैं? टू रिटेन द एब्रेसिव, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए जो हम लैपिंग प्लेट पर ग्रूव्स प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग की करने की विधि क्या है? तो जैसे आपको चित्र को देख कर ही पता चल रहा होगा, क्या ये नाइट्राइडिंग है, बी पैक कार्बाइजिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग, या डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो आपको चित्र को देख कर ही पता चल रहा होगा कि ये जो है पैक कार्बाइजिंग है, जैसे पैक कर रखा है कुछ चीज़ इसमें, जैसे हम भी करते हैं अपनी चीज़ें, कपड़े वगैरह। तो इसका जो हमारा सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है? जैसे आपको इसमें कुछ फ्लेम जो वाला दिखाई दे रही होगी, तो इसे आपको पता चल गया होगा ये कौन सी है। ए नाइट्राइडिंग, बी केस हार्डनिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग, डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये जैसे चित्र में दिखा होगा आपको, तो सी दिया गया है फ्लेम हार्डनिंग, तो इसका जो हमारा सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, What is the name of the heat treatment process for the reheating the hardness steel to a temperature below 400 डिग्री सेल्सियस followed by cooling? 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्माउपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? क्या वो एनीलिंग है, हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, नॉर्मलाइजिंग है? तो हम किसी भी स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर दोबारा गर्म करते हैं और फिर उसे ठंडा करते हैं, तो उसको हम टेम्परिंग कहते हैं। तो हमारा वो सी आंसर जो है राइट हो जाएगा। एनीलिंग का यूज जो हम सॉफ्ट करने के लिए करते हैं किसी भी मटेरियल को, और हार्डनिंग का जो हम हार्ड करने के लिए करते हैं, और नॉर्मलाइजिंग का यूज जो हम किसी भी मटेरियल को ठंडी या गर्म अवस्था में उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, जैसे हैमरिंग, रोलिंग, वेल्डिंग वगैरह, तो उसके जो अंदर का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है और उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। वाई द टेम्परेचरिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील? स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? एड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता को जोड़ने के लिए, बी जो है रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, सी जो है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ग्रेन की संरचना को परिष्कृत करने के लिए, डी जो है रेगुलेट द हार्डनेस टू टफनेस, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। तो डी जो हमारा वो राइट हो जाएगा। तो टेम्परिंग का जो हम करते हैं, हार्डनेस भी बने रहे और उसकी भंगुरता भी ख़त्म हो जाए, उसके लिए हम टेम्परिंग का यूज करते हैं। तो इसका जो हमारा डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनीलिंग इन स्टील। स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है। ये जो है टू ऐड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए। बी जो है इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। सी जो है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। डी जो है टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा सी राइट हो जाएगा, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। वैसे एनीलिंग का उद्देश्य जो है मैन जो है वो सॉफ्ट करने के लिए होता है। तो जो हमारा सी जो है ऑप्शन जो वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ की। इस की का नाम क्या है। तो ये चित्र को आपको ध्यान से देखना है कि इसका नाम क्या है। तो ये की दिखाई गई है जो हम शाफ्ट पर लगा रहे हैं। शाफ्ट हब पर जो हम लगाकर उसको पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस की को क्या ये शंक की है, बी फीदर की है, फ्लैट सैडल की है, या डी होलो सैडल की है। तो ये जो हमारी फीदर की है तो इसका जो है बी राइट हो जाएगा। की जो है मैन जो है दो ही प्रकार की होती है, शंक की और सैडल की। तो मैं आपको एक चित्र में एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा वो समझ में आ जाए। जो हमारी की होती है उनको हमें दो भागों में बांटा गया है। एक होती है शंक की और एक होती है सैडल की। शंक की होती है जो है कि आधी शाफ्ट में और आधी हब में लगाई जाती है और इसमें 1:100 का टेपर होता है और ये जो है अधिक पावर ट्रांसमिट कर सकती है। और जो हमारी सैडल की होती है इसमें शाफ्ट में कीवे नहीं कटा होता, यह केवल हब में लगाई जाती है। इसका यूज जो हम कम पावर ट्रांसमिट के लिए करते हैं, कम स्पीड के लिए यानी। तो हम देखते हैं हमें कौन सी की क्वेश्चन में आई हुई थी, फीदर की। इस की में जो है कोई भी टेपर नहीं होता और इसका यूज जो हम शाफ्ट की दूरी के समांतर आगे पीछे करने के लिए करते हैं। जैसे शाफ्ट में स्क्रू के द्वारा इसे टाइट किया जाता है और इसको आगे पीछे थोड़ा बहुत हम एक्सियल मोशन दे सकते हैं इसमें। तो ये जो हमारी फीदर की होती है तो इसको हमारा फीदर की राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की का उद्देश्य क्या है। तो मैंने ये आपको पहले बताया था कि की का यूज हम क्यों करते हैं। ये दिया गया है टू ट्रांसमिट टॉर्क, बी है असेंबली पर्पज, सी है लॉक द असेंबली पार्ट, डी है बिटवीन द मैचिंग पार्ट, मिलने वाले भागों के बीच क्लियरेंस प्रदान करना। तो हम की का यूज जो है जो मिलने वाले यानी कि मैचिंग पार्ट होते हैं उनके बीच रिलेटिव मोशन मतलब सापेक्ष गति को यह रोकती है। तो हम की का यूज क्या करते हैं, हम की का यूज करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये दिया हुआ है टू ट्रांसमिट टॉर्क मतलब पावर को संचालित करने के लिए। तो ये हमारा जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारे पहले पार्ट के 20 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक राइट मिले हैं ये भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो, मतलब जिसको कुछ वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो वो खुद कर देगा। और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।